Hello everyone, my name is Rohit. Today's my chapter is complex number and topic is argument. स्टूडेंट आज हम लोग जेई मेन के अकॉर्डिंग इस वीडियो लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट देखिए आर्गुमेंट जो होता है बच्चों, सबसे पहले कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, देन टेन थीटा जो आर्गुमेंट z होता है उसे थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स y अपॉन x। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम लेते हैं यहाँ पर z x इक्वल टू आई प्लस वाई, दिस इज अ थीटा y एंड x। तो टेन थीटा बेटा यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा होगा y अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो बेटा यहाँ पर आर्गन प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम प्लॉट करते हैं तो थीटा जो है वो आर्गुमेंट z को डिनोट करता है, थीटा इक्वल टू लिखा जाता है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये तो बात हो गई जनरल, लेकिन आर्गुमेंट जो डिपेंड करता है वो जनरल वैल्यू पे डिपेंड करता है और प्रिंसिपल वैल्यू पे, और हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट लिखते हैं वो प्रिंसिपल फॉर्म पे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आर्गुमेंट होता है उसे हम किस फॉर्म पे लिखते हैं बेटा, फर्स्ट होती है फॉर्म प्रिंसिपल आर्गुमेंट और सेकेंड वाला होता है बेटा जनरल आर्गुमेंट। इसे माइनस पाई से पाई के बीच में लिखना होता है बेटा, यानी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो माइनस पाई से पाई बिलोंग करती है, ठीक है। और जनरल जो होता है वो थीटा इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, वेयर प्लस थीटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी वो 360 तक बिलोंग कर सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन ये वैल्यू जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो आर्गुमेंट को हम लोग को हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फॉर्म पे लिखना होता है, ना कि जनरल फॉर्म पे। तो ये जनरल फॉर्म पे नहीं लिखना, हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाता है जिसकी वैल्यू कितनी बिलोंग करती है, माइनस पाई से पाई। तो देखिए सबसे पहले एक्सिस के लिए अगर हम लिखते हैं आर्गुमेंट फॉर एक्सिस, आर्गुमेंट फॉर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए अगर लिखना है तो यहां पर अगर पॉइंट x डैश y डैश, ठीक है, इसे हम आर्गन प्लेन भी बोल सकते हैं, आर्गन प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह हम आर्गन प्लेन भी लिख सकते हैं। तो बेटा आर्गन प्लेन ही यूज होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जहां प्लॉट हो किया जाता है वहां आर्गन प्लेन होता है, बट आर्गन प्लेन लाइक वर्क करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन की तरीके से। तो यहां पर क्या हुआ, अगर बात करते हैं फॉर एक्सिस, तो बेटा फॉर एक्सिस में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं x, 0, तो इस पॉइंट के लिए हमें आर्गुमेंट z लिखना होगा थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन पे लेते हैं तो पॉइंट होगा माइनस x, 0, और आर्गुमेंट z जो होगा वो यहाँ के लिए होगा पाई, ठीक है। सेम ईयर अगर पॉइंट यहाँ लेते हैं 0, y, तो इसका आर्गुमेंट z जो होगा वो π/2 होगा, और नेगेटिव के लिए 0, माइनस y के लिए आर्गुमेंट z थीटा जो होगा वो माइनस π/2 होगा। तो देखिए ये वैल्यू कितना बिलोंग कर रही है, 0 to पाई और ईयर 0 to माइनस पाई। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है π/2 है, ये वैल्यू -π/2 है,
ये पाई है और ये माइनस पाई होगी इस तरफ से, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आर्गुमेंट फॉर द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा फॉर क्वाड्रेंट होता है, आर्गुमेंट फॉर क्वाड्रेंट। देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है x y x डैश y डैश, तो बेटा अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेंगे x पॉजिटिव y पॉजिटिव होगा, तो इसका जो आर्गुमेंट z होगा वो थीटा होगा, और थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। मॉड लगा दिया जाता है बच्चों लिखने के लिए कि जिससे ये निगेटिव ना रहे, और क्योंकि इसे प्रिंसिपल में लिखना होता है हमेशा। और जब सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा तो यहाँ पे आर्गुमेंट z होगा पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा बेटा तो आर्गुमेंट z होगा माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा तो यहां पर आर्गुमेंट z होगा माइनस थीटा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स मॉड y अपॉन x होता है, यानी थीटा की वैल्यू मॉड पे अप्लाई की जाती है। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड पाई अपॉन y अपॉन x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, या माइनस tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। थीटा की वैल्यू सभी जगह पे ये काउंट करनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, फोर्थ क्वाड्रेंट का अलग है, बट दिस इज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आर्गुमेंट पूछा जाता है तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक्सेस के लिए अलग यूज होता है, क्वाड्रेंट के लिए अलग यूज करते हैं, बट वो माइनस पाई टू पाई ही बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या है, P1। देखिए बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे लॉग वर्क करता है सेम एज लॉग की तरीके से भी इसका आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे लॉग यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, देखिए कि आर्गुमेंट z1 इंटू z2, ठीक है। आर्गुमेंट z1 इक्वल टू z2, तो हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू -1 0 एंड 1, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 है, तो हम इसे माइनस में लिख देंगे क्योंकि लॉग की तरह काम कर रहे हैं। आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 फॉर 2n पाई, n बिलोंग्स टू ओनली फॉर -1 0 एंड 1, ठीक है। P3 होती है कि अगर आर्गुमेंट z की पावर माइनस है तो हम इसे माइनस आर्गुमेंट z लिख सकते हैं बेटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस आर्गुमेंट z। इसी तरीके से P4 है बेटा कि आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार इक्वल टू 0 होता है या तो पाई होता है, सॉरी 2 पाई, ठीक है। इफ थीटा इक्वल नॉट पाई और इफ थीटा इक्वल पाई, ठीक है। तो आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 या तो 2 पाई। क्योंकि बेटा ये 2 पाई अगर थीटा पाई ना हो तो 0 और पाई के इक्वल हो तो 2 पाई, इन दोनों का सम रिजल्टेंट, ठीक है। आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट z बार कितना लिखा हुआ है, 0 या तो 2 पाई, यानी आउटपुट अगर थीटा की वैल्यू पाई नहीं है तो 2 पाई होगा, अगर पाई के इक्वल है, पाई के इक्वल नहीं है तो 0, पाई के इक्वल है तो 2 पाई। तो ये इसका कॉन्जुगेट पॉइंट है, z और z बार ये हमेशा कॉन्जुगेट रहता है बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट P5 प्रॉपर्टी है। देखिए P5 जो है
ये यूज करी जाती है कि इफ आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इक्वल टू थीटा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 e की पावर आयोटा थीटा, यानी इसे पोलर फॉर्म पे लिखा गया है। किस फॉर्म पे? पोलर फॉर्म है ये। Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, यहाँ होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूलर है, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेम अगर ये माइनस थीटा होता है Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू माइनस थीटा, तो हम लिखते हैं Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। या लिख सकते हैं इसे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये यूज़ होती है ज़्यादातर क्वेश्चन पे अप्लाई करनी पड़ती है, और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें आर्गुमेंट की मेन है, ठीक है। फिर P6 है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। ये जब भी पॉसिबल होता है बेटा जब आर्गुमेंट Z1, ठीक है, प्लस आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू π/2 हो, तभी ये पॉसिबल है। मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 जब भी पॉसिबल है जब इनका आर्गुमेंट का सम कितना हो बेटा? π/2 हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है। एंड P7 है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 है। ये जब भी पॉसिबल होता है जब आर्गुमेंट Z1 इक्वल या माइनस आर्गुमेंट Z2 0 हो, या लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2, ठीक है। इज अ प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखिए प्रॉपर्टी 8 है फॉर द कॉन्जुगेट पॉइंट। देखिए प्रॉपर्टी 8 ध्यान से समझिएगा बेटा, ये यहां पर Z1 है और ये यहां पर Z2 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है। ये दोनों की अगर लेंथ इक्वल है, लेंथ क्या है? इक्वल, तो यहां पर बेटा इस तरीके से यहां पर हमें डिनोट करते हैं कि आर्गुमेंट Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2, ठीक है, यानी आर्गुमेंट Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2 एंड मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? इक्वल, और दोनों का आर्गुमेंट भी इक्वल है, यानी ये एंगल जितना है उतना ही ये भी एंगल है, बट ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये एंगल प्लस में लिखा जाता है। आप जैसे यहाँ प्लस थीटा लिखते हैं, यहाँ माइनस थीटा लिखते हैं, तो एंगल यानी विदाउट नेगेटिव साइन इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो Z1 है वो Z2 बार के इक्वल हुआ। क्या बोल सकते हैं? Z1 Z2 बार के इक्वल हुआ, या बोल सकते हैं Z2 Z1 बार के इक्वल हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट। क्या बोलते हैं? Z1 इज द कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ Z2 या Z2 इज द कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ Z1। इस कंडीशन पे कि आर्गुमेंट Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट Z2 हो, दोनों एंगल इक्वल हो, एंड मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 हो, तो Z1 इक्वल टू मॉड Z2 बार होता है। जैसे आप जानते हैं बेटा कि यहाँ पॉइंट होता है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पॉइंट होता है x माइनस आयोटा वाई, तो ये एक दूसरे का क्या हो गया? कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया। यहाँ z लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? z बार। क्लियर? इज अ प्रॉपर्टी नंबर 8। अब बच्चे मॉडुलस और आर्गुमेंट मिल करके कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं सबसे पहले सर्कल के केस के आर्गुमेंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में वही पूछे जाते हैं।
बाकी मैंने इसमें आर्गुमेंट के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के और वीडियो लेक्चर्स में भी बना रखे हैं, जो रेगुलर बेटा इसमें जो रेगुलर हैं वीडियो लेक्चर्स, उसमें मैंने इसके ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स बना रखे हैं आर्गुमेंट के, आप उसमें भी जाकर कर सकते हैं। लेकिन इज अ क्रैश कोर्स मेथड, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। देखिए जैसे फॉर द एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर्स आईआईटी का क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, इफ z, w आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, such that mod zw equal to 1 and argument z minus argument w equal to pi by 2, then find करनी है z बार ओमेगा is, ठीक है। थोड़ा ये एडवांस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये कंडीशन गिवन है, सेकंड ये भी गिवन है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। माइनस में तो एज अ प्रॉपर्टी डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और जब हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, आपको मैंने अभी लिखा था, एक फॉर्मूला लिख के दिया था कि z1 अपॉन z2 इक्वल टू थीटा हो, तो z1 अपॉन z2 इक्वल टू लिखते हैं मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ठीक है। और यहाँ होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, z अपॉन ओमेगा इक्वल टू मॉड z अपॉन मॉड ओमेगा, और यहाँ जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। cos 90 क्या होता है, 0, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा मॉड z अपॉन मॉड ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, ठीक है, मॉड z अपॉन मॉड ओमेगा। अब सेकंड कंडीशन दिस वन है, ठीक है, मॉड z ओमेगा इक्वल टू 1, स्क्वायर कर देते हैं तो z ओमेगा, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है मॉड z स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं इस टाइप से, प्रॉपर्टी लगा दी, मॉडलेस मल्टीप्लाई में अलग ब्रेक हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है z बार ओमेगा, ठीक है। z बार ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू हम लिख के आ सकते हैं 1 अपॉन मॉड ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं बेटा, z अपॉन ओमेगा इक्वल टू, इसकी जगह 1 अपॉन दिस वन लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा बार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बेटा यहाँ देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, और मॉड ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू ओमेगा, तो बेटा ओमेगा से ओमेगा कट गया तो z ओमेगा बार की वैल्यू कितनी आ गई 1, बट निकालना क्या है हमें z बार ओमेगा, क्या निकालना है, यहाँ हमारा z ओमेगा बार आ रहा है, हमें निकालना है z बार ओमेगा, तो यहाँ से हम रिप्लेस दूसरे को करें, इसको रिप्लेस करते हैं बेटा, यहाँ 1 अपॉन ओमेगा बार की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा, तो ये वैल्यू बनेगी z अपॉन ओमेगा इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा दिस वन। अब इसमें वैल्यू आ जाएगी z बार, तो ये z से z कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, z बार ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, z बार इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चंस में गलती है, ये है आयोटा, यहाँ पर बेटा आयोटा भी है साथ में, इनटू आयोटा, ठीक है, आयोटा, ये इनटू पे आयोटा है, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, z बार ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा,
1 अपॉन आयोटा कितना होता है माइनस आयोटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आयोटा है, ये आयोटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा और 1 अपॉन आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा पे। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए बेटा और क्या क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013 में क्वेश्चन है। देखिए 13 में क्वेश्चन गिवन है, जेईई मेंस 2013 मेंस में गिवन था बेटा, Z इज अ यूनिट मॉडुलस। ठीक है, यूनिट मॉडुलस यानी मॉड Z इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, देन फाइंड करना है आर्गुमेंट 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। ठीक है, और थीटा इज अ आर्गुमेंट एंड थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट जेड। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, गिवन है मॉड जेड की वैल्यू 1, तो मॉड जेड की वैल्यू 1 गिवन है, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो जेड बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी जेड बार इक्वल टू 1 अपॉन जेड। यहाँ पुट कर देते हैं आर्गुमेंट 1 प्लस जेड की बार की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस जेड। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट जेड 1 प्लस जेड अपॉन जेड प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आर्गुमेंट जेड आ गया, और आर्गुमेंट जेड कितनी का इक्वल है, थीटा। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, थीटा। क्लियर हुआ, इज अ सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1, Z2 एंड Z3, Z4 आर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि Z1, Z2 एंड Z3, Z4 आर पेयर ऑफ conjugate numbers। देन फाइंड करना है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्गुमेंट Z2 अपॉन Z3 इज। तो देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर ये गिवन है कि Z1, Z2 एंड Z3, Z4 आर पेयर ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। तो इट मीन्स है कि Z1 एंड Z2, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट मीन्स है कि कॉन्जुगेट है एक दूसरे का। तो जब कॉन्जुगेट नंबर है तो यहाँ पर बेटा ये गिवन हो गया कि Z1 इक्वल टू Z2 बार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से Z3, Z4 कॉन्जुगेट है एंड Z4 भी कॉन्जुगेट नंबर है। तो इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, Z3 इक्वल टू Z4 बार। ठीक है, कॉन्जुगेट नंबर देखिए कैसे पता चलता है कॉन्जुगेट नंबर, अगर यहाँ Z है तो उसका कॉन्जुगेट बार क्या होता है, Z बार, कॉन्जुगेट नंबर। तो इसी तरीके से यहाँ ये प्लस में है, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, इस जगह पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z4 इंटू Z2 अपॉन Z3।
तो बेटा यहाँ आ जाएगा आर्गुमेंट Z1 की जगह हम लिख सकते हैं Z2 बार। क्या लिख सकते हैं? Z1 की जगह Z2 बार, तो Z2 बार इंटू Z2 हो जाएगा अपॉन, ठीक है। और Z3 की जगह लिख सकते हैं Z4 बार, तो Z4 एंड Z4 बार। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आर्गुमेंट मॉड Z2 का स्क्वायर अपॉन मॉड Z4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी। पावर कहाँ आ जाएगी बेटा? ट्रांसफर होके आगे लिख दी जाएगी, क्योंकि पावर जो है होल पावर बनेगी, तो ये बन जाएगा 2 आर्गुमेंट, ठीक है, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z4, ठीक है। अब ये एक रियल नंबर हो गया, क्योंकि मॉड Z2 अंडर रूट मॉड Z2 ये रियल पार्ट हो गया। अब इसका आर्गुमेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि ये टोटल क्या हो गया? ये टोटल रियल हो गया ना बेटा, क्योंकि मॉड लिखा हुआ है। सपोज दैट आपको ऐसे लिख दिया जाए कि आर्गुमेंट इस तरीके से लिखा जाए 3, तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि ये भी कोई कांस्टेंट नंबर है, ये भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा। सपोज दैट ये ए है, ये बी, तो कोई कांस्टेंट नंबर है और उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ? आप एक बार नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, आर्गुमेंट में जो सबसे ज्यादा होता है बेटा, सर्कल का केस पूछा जाता है, ठीक है। आर्गुमेंट में सबसे ज्यादा सर्कल का कोई क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे लिखा होता है कि आर्गुमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा, ठीक है। आर्गुमेंट Z माइनस Z1 अपॉन आर्गुमेंट Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा इफ थीटा इक्वल नॉट 0, ठीक है, एंड n पाई, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा इक्वल नॉट n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लोकस ऑफ Z जो होता है वो सर्कल होता है, ठीक है। लोकस ऑफ Z क्या होता है? सर्कल। लोकस ऑफ Z सर्कल होगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया कि इफ आर्गुमेंट Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू π/2 है, तो थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट Z माइनस 1 Z प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसका आर्गुमेंट π/2 है। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो एक पॉइंट लेंगे -1,0 और एक पॉइंट लेंगे 1,0। देखिए ये पॉइंट है Z1 और ये Z2, तो ये वाला पॉइंट Z1 हो गया 1,0 और ये -1 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया Z1 और ये पॉइंट हो गया Z2, और उनका आर्गुमेंट कितना है? π/2। तो देखिए ये इनका दोनों का मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा, और इस तरीके से एक लोकस बनाया जाएगा और ये वैल्यू बनेगी π/2। ये लोकस ऑफ Z हो गया और यहाँ पर क्या है? π/2। तो लोकस क्या आएगा पॉइंट का? Z का सर्कल आएगा और सेमी सर्कल आएगा, और -1,1 -1,0 और 1,0 डायमीटर होंगे, वर्टिसेस ऑफ डायमीटर होंगे, ठीक है। और ये पॉइंट अब कहीं पे भी वेरी कर सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, ये Z कहीं पे भी पॉइंट्स हो सकता है, इसको एक्सेप्ट Z पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, लोकस मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गई 1, तो इसमें क्या आएगा? इसका लोकस ऑफ Z सर्कल होगा, सेंटर क्या हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो गई
1 हो गई। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए इसके और भी केसेस हैं सर्कल के, तो सर्कल का केस डिस्कस करते हैं पहले आर्गुमेंट से। देखिए पहले एक एग्जांपल है, यहाँ पर दूसरा दिया सर्कल का ये फॉर्म दिया हुआ है। सेकंड फॉर्म लिखते हैं सर्कल की। देखिए इफ मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r, ठीक है, मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r, तो लोकस कैसे लिखेंगे? सेंटर होगा z1, सेंटर होगा z1, रेडियस होगी r, ठीक है, एंड लोकस ऑफ z क्या होगा? सर्कल। जैसे एग्जांपल दिया गया मॉड z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 5, तो इट मीन्स इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले आप यहाँ z माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा 5, तो यहाँ z1 कितना हो गया बेटा? ये सेंटर हो गया z1, यानी z1 हो रहा है 3 कॉमा माइनस 4, ठीक है, z1 क्या हो गया? 3 कॉमा माइनस 4, तो सेंटर हो गया 3 कॉमा माइनस 4 और रेडियस हो गई 5। अब देखिए इसे फाइंड आउट करना होता है तो किस तरीके से फाउंड करते हैं लोकस? z की वैल्यू लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 5, यह बनता है x माइनस 3 रियल पार्ट, इमेजरी पार्ट y प्लस 4 इक्वल टू 5। अब इसका मॉडुलस लेते हैं तो क्या लिखते हैं? अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो देखिए सर्कल की इक्वेशन बन गई 25। कौन सी फॉर्म बन गई? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 25, h की वैल्यू 3, k की वैल्यू माइनस 4, ठीक है, तो सेंटर बन गया 3 कॉमा माइनस 4। ये तो वो क्वेश्चन है बेटा, ये वो फॉर्म है जो आर्गुमेंट से नहीं रिप्रेजेंट हो रही है, ये किससे रिप्रेजेंट हो रही? मॉडुलस से, ठीक है। अब आर्गुमेंट में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल कोई भी हो बेटा, बट 90 हो या π/4 हो, 60 हो, लेकिन क्या ना हो? n पाई ना हो, ठीक है। n पाई अगर एंगल बेटा 0 या पाई होगा तो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा और कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है, उस केस में कॉलिनियर बन जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है बेटा, आर्गुमेंट है z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू π/4, ठीक है, देन लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z। तो देखिए अगर हम बात करें तो इस बार इसने π/4 बोला हुआ है, ठीक है, क्या बोला हुआ है? π/4। तो अगर हम सर्कल बनाते हैं तो देखिए π/4 इसका लोकस फाइंड आउट करें तो सर्कल ही आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा? डायग्राम बना के देखें तो यहाँ पर आएगा -1, 0, यहाँ आएगा 1, 0, बट इस बार एंगल कितना गिवन है? π/4, तो डायमीटर तो बनेगा नहीं, इस बार ऐसे बनेगा, ठीक है, आगे समझ में। सेंटर यहां पर कहीं पर आएगा और ये एंगल होगा π/4, तो ये एंगल बनेगा सेंटर पर, ये z हो गया, यहाँ आएगा π/2, यहाँ सेंटर आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है।
शिफ्ट कर दिया, रोटेट कर लिया π/4, क्योंकि यहाँ सरकमफ्रेंस है, यहाँ सेंटर है, ये π/4 एंगल दिया है तो π/2 होगा। क्लियर हुआ बेटा? अब हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि सेंटर कितना निकलेगा, सेंटर कहाँ कितना वैल्यू आएगी, लोकस भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं π/4 के अकॉर्डिंग। देखिए किस टाइप से लेते हैं, इसको करना हो, अगर सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ लोकस डाल देते हैं z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई -1 अपॉन x प्लस आयोटा वाई +1, और यहाँ हो जाएगा 10 π/4, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 π/4। अभी इसको रहने देते हैं, यहाँ पे लेते हैं आर्गुमेंट ही लेते हैं π/4, क्योंकि आर्गुमेंट लेना पड़ेगा इसका। बट अभी इसमें रेशनलाइज करेंगे तो ये जाएगा x-1 प्लस आयोटा वाई x+1 प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई विथ x+1 माइनस आयोटा वाई अपॉन x+1 माइनस आयोटा वाई। रेशनलाइज कर लिया π/4, तो ये वैल्यू बनेगी आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से x² -1 प्लस आयोटा वाई x+1 प्लस y², फिर होगा माइनस का आयोटा वाई x-1, और नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर बनेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² π/4। बेटा देखिए कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, आयोटा वाई एक्स माइनस माइनस 2 आयोटा वाई, ठीक है। देखिए क्या बच गया, आर्गुमेंट x² प्लस y² -1 प्लस 2 आयोटा वाई अपॉन x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू π/4। अब देखिए जब इसका आर्गुमेंट लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 2y, और रियल पार्ट क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस y² माइनस का 1 इक्वल टू π/4। बेटा ये फॉर्मूले में दोनों पे ये कॉमन रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी कोफिशिएंट अपॉन रियल कोफिशिएंट, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा y अपॉन x होता है, y मतलब इमेजिनरी पार्ट और x मतलब रियल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स ट्रांसफर करेंगे तो 10 π/4 हो जाएगा। 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि यार 10 π/4 1, तो आंसर आ जाएगा x² प्लस y² -1 इक्वल टू 2y। तो आंसर आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2y -1 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? सेंटर निकल आएगा और रेडियस निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सेंटर और रेडियस। डायग्राम से भी सेंटर और रेडियस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इससे भी फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन फाइंड हो गई, लोकस ऑफ जेड पता हो गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग, इसमें